नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बीजेपी इस वक्त बहुत ही असमंजस के हालात में है, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी, कि बीजेपी के पास उत्तराखंड में जनता को वादा करने के लिए, जनता को कुछ देने के लिए, जनता के साथ जो बाकायदा हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र जारी किए जाते थे बीजेपी की तरफ से, इस बार उसके पास कुछ नहीं है। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। दरअसल लता मंगेशकर जी के निधन के बाद प्रदेश में 2 दिन का शोक दिवस है। इस वजह से मैनिफेस्टो हम लोग नहीं जनता के सामने ला पाए। लेकिन सवाल है कि मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, तो मैनिफेस्टो कब लाओगे? क्या बीजेपी के पास वाकई में उसका मैनिफेस्टो तैयार नहीं है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या बीजेपी को किसी तरह का डर सता रहा है? साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी के बिना घोषणा पत्र के चुनाव में जाने पर क्या आरोप लगा रही है? पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। घोषणा पत्र पर अटकी उत्तराखंड बीजेपी। क्या बीजेपी के पास वादों के लिए अब जगह नहीं? क्या उत्तराखंड में है बीजेपी को हारने का डर? चुनाव नजदीक है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के पास जनता के लिए घोषणा पत्र तक नहीं है। क्या मुद्दों को लेकर बीजेपी कंफ्यूज हो रही है? कांग्रेस का आरोप है कि इस बार बीजेपी के पास मुद्दों का अकाल है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, फिर किस मुंह से बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी? कांग्रेस का दावा है कि सूबे में बीजेपी हताश है। अपना 2017 का घोषणा पत्र लागू न कर पाई हो, घोषणा पत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय बिंदु पर कार्रवाई न कर चुकी हो, पूरा घोषणा पत्र की अवहेलना कर चुकी हो, उस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं घोषणा पत्र जारी करने का। वैसे भी घोषणा पत्र आज तक जारी नहीं कर पाए हैं। 5 दिन चुनाव के रह गए हैं। अब कब उन्हें भाजपा को ये कहिए कि अब 14 तारीख को, 15 तारीख को घोषणा पत्र जारी करें, ये अच्छा रहेगा उनके लिए। वैसे भी वो अपशकुन हो रहे, सत्ता से जाना है, घोषणा पत्र जारी करके कुछ नहीं होना, क्योंकि पहला घोषणा पत्र कुछ नहीं किया। बीजेपी वैसे कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। घोषणा पत्र नहीं लाने के पीछे लता मंगेशकर के निधन के बाद सूबे में शोक दिवस को बता रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में शोक की वजह से अभी घोषणा पत्र लाने में कुछ और देरी होगी, जबकि बीजेपी की इस तर्क से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र को लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस को हताश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को हताश इसलिए होने की आवश्यकता है कि उनके जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो चुनाव हार रहे हैं और उनको जनता में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से जनता ने उनकी अनदेखी की है, इससे उन्हें हताश होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी काम किए हैं वही उसका दृष्टि पत्र है और दुर्भाग्य से कल लता दीदी की मृत्यु होने के कारण से ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो इस बात को लेकर कांग्रेस को कोई अन्यथा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की दौरे लगे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम दूसरे नेता वर्चुअल या सीधे डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में लता मंगेशकर के निधन पर शोक का तर्क देना किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जनता इंतजार में है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार क्या रहने वाला है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी के घोषणा पत्र में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी की वजह क्या है? वैसे बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि लता मंगेशकर के निधन के बाद शोक का बाकायदा 2 दिन के लिए रखा गया है प्रदेश में, सूबे में, तो इस वजह से घोषणा पत्र में देरी हो गई। कांग्रेस कह रही है कि उनके बड़े बड़े नेता उत्तराखंड में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां उनकी चल रही है, जो भी वर्चुअल रैली ही सही लेकिन चल रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और इसके बाद इस तरह का तर्क देना
कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्ष के जो लोग हैं उन्हें इस बात से, इस तर्क से वो इत्तेफाक नहीं रखते। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। सुनीता विद्यार्थी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। सुरेंद्र अग्रवाल जी इस वक्त हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ, सुन रहा हूँ। समीर रतूड़ी जी इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। समीर जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है, नहीं कर रही, आप लोग क्यों परेशान हैं उससे? क्यों आप लोग हम कहाँ परेशान हैं? परेशान तो जनता है। महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, तमाम विकास अवरुद्ध हो गए उससे त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। क्योंकि भाजपा ने 2017 में अपने घोषणा पत्र में कहें, स्मृति पत्र में कहें, दृष्टि पत्र में कहें, बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा तो लोकायुक्त लाने का था। सरकार बनते ही लोकायुक्त ले आएंगे। लोकायुक्त को कई लोग जो है जनता ढूंढ रही है, टॉर्च लेकर ढूंढ रही है, लालटेन लेकर ढूंढ रही है, दूरबीन लेकर ढूंढ रही है। अभी तक लोकायुक्त नहीं आया। हाँ। और लोकायुक्त तो आया भी इसलिए नहीं कि भ्रष्टाचार से सर से नख से सर तक भाजपा के तमाम नेतागण जो हैं वो डूबे हुए हैं। अवैध खनन इतने बेहताशा हो रहा है कि हमारे पुल जो हैं और सड़कें वो भेंट चढ़ रही है अवैध खनन के। नदी नाले सब रौंद दिए गए हैं, सब लूट लिए गए हैं। इसीलिए लोकायुक्त नहीं लाया गया। अब घोषणा पत्र बात कैसे करें? पिछले घोषणा पत्र में तो श्वेत पत्र लाने की बात थी कि आर्थिक स्थिति पे श्वेत पत्र लाएंगे। हाँ। डबल इंजन की बात थी। तीन मुख्यमंत्रियों पे क्यों बदले गए? 3 माह में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? उस पर अपनी बात बतानी होगी। और वैसे मैं समझता हूँ सैद्धांतिक रूप में राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र उचित समय में लाने चाहिए, जिससे कि पब्लिक डोमेन में क्या कम से कम बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं अग्रवाल जी कि कम से कम कुछ वक्त तो मिले, जनता कम से कम अध्ययन तो करे कि किसके घोषणा पत्र में क्या है। घोषणा पत्र के आधार पर कम से कम अपना मन तो बनाए कि किसे वोट करना है। आम आदमी पार्टी के पास तो है घोषणा पत्र, कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र है, लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही है कि उसी की सरकार बनेगी, 60 से ऊपर सीटें लाएंगी, घोषणा पत्र ही गायब है। मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास सुरेंद्र जी, लेकिन इस वक्त समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, घोषणा पत्र लाने में सबसे आगे उम्मीदवारों के लिस्ट को जनता के बीच में जो आप लोगों की तरफ से जारी किए गए उसमें सबसे आगे बाकायदा आप लोग कह रहे हैं कि इस बार ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, जनता इस बार वोट करने वाली है आम आदमी पार्टी को, तीसरे विकल्प के तौर पर आपको मौका मिलेगा। मुझे एक बात बताएं, आपके घोषणा पत्र में क्या आपके घोषणा पत्र के आधार पर जनता वोट करेगी? चूंकि घोषणा पत्र का मसला हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने इतने समय तक जो काम किया है उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के तौर पर बाकायदा कई चीजों का जो वादा किया गया उसके आधार पर जनता वोट करेगी? बताइए सर। समीर जी। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरीशंकर जी। देखिए समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो बड़ी बात समझनी बहुत जरूरी है। हम जो भी बातें जनता के साथ कर रहे हैं या जो आवाम के साथ वादे कर रहे हैं उसकी एक प्राथमिकता है, उसका हमारे पास यथार्थ है, और वही वादे हम कर रहे हैं जिन वादों पे हम लोग ऑलरेडी क्रियान्वयन कर चुके, चाहे ना किसी रूप में किया हो। तो हमारी कार्यशैली और हमारी कथनी में कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि जितनी घोषणाएं हमारे द्वारा चुनाव के अभियान के दौरान पिछले कई समय से लगातार हमने जनता के साथ किए हैं, वही हमारा घोषणा पत्र बना है। और उसी के आधार पर हम जनता से उम्मीद पूरी रखते हैं कि वो जनता हमारी कथनी करने में अंतर न देखते हुए हमारे घोषणा पत्र पर यकीन कर हमें वोट देगी। जहां तक रही दूसरी पार्टी की बात है, ये बात सत्य है कि दूसरी जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ घोषणा पत्र आवाम के सामने से नाम मात्र रखना चाहती है, क्योंकि पता है कि वो उसमें कभी भी काम नहीं कर पाई है और उसको कभी यथार्थ में लेकर नहीं आई है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उस रूलिंग गवर्नमेंट के 5 साल काम में उनके पास कोई वापसी नहीं है। और यही कारण है कि उनके जो पिछले घोषणा पत्र थे, उनके घोषणा पत्र पे अक्षरशः क्रियान्वयन न होने के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज वो घोषणा पत्र जारी करने के लिए देरी कर रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो उनकी कथनी थी और उनकी करनी में बड़ी जमीन आसमान का अंतर आया, और यही कारण था कि उन्होंने प्रदेश। लेकिन एक बात बताएं समीर, एक बात बताएं,
21 साल के दरमियान बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया। कांग्रेस कह रही है कि मेरी पार्टी ने ज़्यादा काम किया, बीजेपी कह रही है कि मेरी पार्टी की वजह से ही उत्तराखंड का इतना विकास हुआ। तो फिर आप लोगों के लिए अब है कहाँ वहाँ पर, जब 21 साल में उत्तराखंड का इतना बेहतरीन विकास हो गया, उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है, तो फिर तीसरे विकल्प के जो दावे आप लोग की तरफ से किए जा रहे हैं उसे कैसे जनता समझ पाएगी? जब जनता के बीच में कांग्रेस से भी जनता संतुष्ट है, बीजेपी से भी संतुष्ट है, तो फिर आम आदमी पार्टी का काम क्या है वहां पर? समीर जी देखिए, अभी आपने कह दिया कि इस पूरे 21 साल के दौरान बारी बारी से कांग्रेस बीजेपी ने पूरे स्टेट में राज किया और उन्होंने लगातार बोला कि हमने कोई ना कोई डेवलपमेंट मॉडल खड़े किए हैं। हाँ। और देखने वाली बात है कि उन्होंने जो बोला है वो यथार्थ में हुआ है नहीं हुआ वो पब्लिक जानती है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिजनेस ब्रांड को लाने में बहुत बड़ी मदद करी है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कोई लोकल ब्रांड खड़ा करने में कोई देरी नहीं करी। उन्होंने देवप्रयाग के अंदर शराब फैक्ट्री का निर्माण किया और ऐसे 17 शराब फैक्ट्री की उन्होंने परमिशन दी पार्क में चल सकती हो। तो ये डेवलपमेंट का फॉर्मूला था कि हम कैसे शराब को। अच्छा चलिए, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, मैं आपके पास थोड़ी देर के बाद आऊंगा। सुनीता विद्यार्थी जी के पास चलते हैं। दरअसल हमारा टॉपिक आज जो है उसमें बीजेपी प्रवक्ता से बात करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। सुनीता विद्यार्थी जी, आप फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं, नहीं जुड़ पाई आप, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई आपके साथ। सुनीता जी एक बात बताएं, मैनिफेस्टो क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का? देखिए भाई साहब, मैं अभी यहाँ पे दोनों जो भी हमारे चुनावी समर में उतरे हुए हैं पार्टी दल, उनकी बात भी सुन रही थी। हमने जैसे कि अभी हमारे प्रवक्ता जी ने भी यहाँ पे स्पष्ट किया कि जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, वही हमारा दृष्टि पत्र है। लेकिन ये जो अभी आपने देखा होगा कि भारत रत्न हमारी श्रीमती लता मंगेशकर जी का जो अचानक हमको एक बड़ा जो भारत में बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनका निधन हुआ और उनके चलते जो है ये कार्यक्रम आज का जो है हमने पोस्टपोन किया है। लेकिन अभी आप बाकी कार्यक्रम तो चल रहे हैं आपके? देखिए, सभी कार्यक्रमों में जो है वहाँ पे विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं, जहाँ पे 2 मिनट का मौन भी रखा जा रहा है और सूक्ष्म रूप से सभी रैलियों को किया जा रहा है। क्योंकि जिस स्तर पे हम लोग आजकल, आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में भाजपा का इस वक्त जो है माहौल बना हुआ है। नहीं, ऐसे हम कैसे मान लें सुनीता जी? माहौल आपने कह दिया माहौल बना हुआ है, मैं कैसे मान लूं माहौल बना हुआ है? मतलब मुश्किल से है ना, मुश्किल से 1 सप्ताह का भी वक्त नहीं बचा आपके पास ना। घोषणा पत्र है, जनता इंतजार कर रही कि घोषणा पत्र कब आएगा बीजेपी का। आप लोग दावा करें ना कि 60 से अधिक सीटें लाएंगे, तो जनता किस आधार पर वोट करेगी आपको? वो देखेगी ना कि आपकी पार्टी की तरफ से कुछ वादे किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, 5 साल में क्या करेंगे जनता के लिए, ऐसे कैसे वोट करेगी फिर आपको वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने है। हमने किया है, कर रहे हैं और करेंगे। ये हमारा नारा जो है, ये कोई दूसरी पार्टी और कोई दूसरा दल बताकर बताए कि भाई उनका कोई इस प्रकार का नारा हो। इनके 4 धाम 4 काम कांग्रेस ने जो गिनवाए हम सभी के सामने है। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी मैनिफेस्टो के लिए आती हैं और उनके जो मेन मुद्दे हैं, जिनका इन्होंने 4.5 साल, पौने 5 साल रोना गाया है ना, जिस गैरसैंण राजधानी का ये हमेशा मेन मुद्दा बना के चलते हैं, लोकायुक्त का मेन मुद्दा बना के चलते हैं। क्या सुरेंद्र जी ये तो अपना तर्क दे रहे हैं कि देखिए लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, शोक का समय है। वैसे मैं भी देख रहा हूं कि बड़े बड़े सब नेता तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आपके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। गौरी शंकर जी मेरी छोटी बहन है, मैं इनको सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगा सुंदर भविष्य के लिए। और ये छोटी बहन है, शुभकामनाएं देना बनता है इनको। पर भाजपा ने गैरसैंण की भावना के साथ तो कुठाराघात किया है। अरे गैरसैंण में किसने बनाया विधानसभा भवन? सचिवालय के लिए हमने 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, वहां काम शुरू कर दिया था, 57 करोड़ रुपए कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। अरे तमाम चीजें हैं। आप देखिए कि हमारे समय में पर कैपिटा इनकम 1,75,000 रुपया हो गया था। हमने 7 लाख लोगों को जो है पेंशन के दायरे में लाए, समाजी सुरक्षा में लाए, 18 तरह की हम पेंशनें लाए। भाजपा सरकार ने तो जो पेंशन हमने शुरू करी थी, जो दूध पे बोनस शुरू किया था, जो मेरा गांव मेरा पेड़ था,
विभिन्न पेंशन की योजनाएं थी, उन सबको ठप किया है, उनको बंद किया है। क्यों सुनीता जी बताइए, चौपट किया है। क्या सही बात है क्या? नहीं कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने तो हमारी लगातार उपेक्षा करी है, ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केंद्र सरकार से बराबर सहयोग जो है राज्य को नहीं मिल रहा है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर देखिए, एक काम तो कमाल का किया है भाजपा ने, 3 माह में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, और जिस मुख्यमंत्री को अपना जश्न मनाना था 4.5। मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोला। इससे गौरीशंकर जी, मेरा निवेदन आपसे है, आपके माध्यम से, कि छोटी बहन मेरी जो है उसका बड़ा सुंदर भविष्य है, थोड़ा सुनने का भी, दूसरों को भी सुनने का कष्ट करें। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। लोकतंत्र में विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। क्या सुरेंद्र जी शुभकामना, अलग हो सकती है, सुरेंद्र जी शुभकामना ऐसे देते हैं क्या? का पूरा अधिकार है। शुभकामना ऐसे देते हैं क्या? पहले शुभकामना दे रहे हैं, फिर इसके बाद शराब भी दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सरकार हार रही है, सरकार जा रही है। तो ये कैसी शुभकामना आपकी तरफ से है? अरे शुभकामनाएं, छोटी बहन को तो शुभकामनाएं देनी चाहिए ना। हम तो आयुष्मती बहु भी बोलते हैं इनको, हम तो बिल्कुल इनका सुंदर भविष्य की भी कामना करते हैं। ठीक है, अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, बहुत जोरदार ढंग से रख रही हैं। मेरा भी अधिकार है, मेरा भी दायित्व है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूं। और मैंने बताया कि कैसे हमने 7 लाख लोगों को पेंशन के दायरे में लाए। आने वाले समय में हम 10 लाख लोगों को पेंशन के दायरे में लाएंगे। आने वाले समय में हम 500 से ऊपर गैस सिलेंडर के दाम नहीं होने देंगे। हम पहले साल जो है जितने पद रिक्त पड़े हैं सरकार में, उन तमाम लोगों को नियुक्तियां देंगे। बिल्कुल, हम ये भी करेंगे कि ऐसे 40,000 सुरेंद्र जी मैं आता हूं। देखिए जो आप लिस्ट गिना रहे हैं, देखिए यही लिस्ट की कमी है सुनीता विद्यार्थी के पास। सुनीता जी, आप डिबेट में बैठकर मैनिफेस्टो बताएंगी, या फिर बाकायदा जैसे कांग्रेस के सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं कि देखिए हमारा ये विजन है, हम लोग इस विजन को पूरा करेंगे। बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में सब चीजें लिखी हुई हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं वो, किस तरह से, है ना। बाकायदा रोजगार का पूरा उनका एक अलग विजन है, शिक्षा को लेकर अलग है, महिलाओं को लेकर अलग है, प्रदेश के विकास के लिए अलग है। तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ डिबेट में बैठ करके हम लोगों ने 5 साल में एक किया, 5 साल में एक करने वाले हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना सुनीता जी। देखिए अग्रवाल भाई, सॉरी एंकर भाई साहब, मैं अग्रवाल भाई साहब का बहुत सम्मान करती हूँ, और जो उन्होंने बात कही, मेरे बड़े भाई साहब अपडेटेड नहीं है, ये 2022 चल रहा है, और जो बातें वो कह रहे हैं वो 2016 तक की बातें कह रहे हैं। आप इनसे पूछिए 2017 से लेके 22 तक के जो आंकड़े हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन की ये बात कर रहे हैं। अरे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया, और आप अभी तक मैनुअल में ही अटके पड़े हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सुनिए, देखिए ऐसा है, हम लोग, हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं वो, आप मैनिफेस्टो तो अभी आ ही जाएगा और आप फेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपने जो मेन मुद्दे, जिनके गाने आपने पूरे 5 साल गाए, वो आपके मैनिफेस्टो से गायब है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि भाजपा प्रचंड जीत से पुनः सरकार बना रही है। तो हम चाहे 4 धाम 4 काम हम अब जितने गिनाए, हम ना काम के ना काज के, ये तो सिद्ध हो चुका है कांग्रेस का। अब रही आप पार्टी की बात, ये लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि दिल्ली में जो इन्होंने जितनी घोषणाएं ये पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कर रहे हैं, उसका 1% जरा दिल्ली में करके दिखा दीजिए। दिल्ली में क्यों समीरा तुड़ी जी, ऐसा तो नहीं कि आप लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, और जो मॉडल, जिस मॉडल से आप लोग को 40% का मान करके चलिए, आपकी उम्मीद के मुताबिक उसका कुछ जमीन पर दिखा कुछ विकास का काम, आप लोग दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के दरमियान उसे 200% दिखा रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, मतलब उनका आरोप है। बताइए सर, समीरा तुड़ी जी। वो आपका बात रख देंगे, दिल्ली में उन्होंने पिंक ठेके बना दिए। आप बताइए, जहाँ पूरा बोलने तो दीजिए सुनीता जी, आपने सवाल उठाया तो समीर जी को बोलने दीजिए। बोलिए समीर जी। समीर जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए सुनीता जी, बात पूरी कर लीजिए, हाँ बोलिए तुड़ी जी, बोलिए। वो माइक मेरा बंद था, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान से कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए, जवाब 2 प्रकार से जो सुनीता जी ने सवाल किया, बोलने का सबको है,
तो उसमें सवाल खड़े कर सकते हैं। जवाब दो तरीके से मिल सकते हैं। एक जवाब तो ऐसा मिलेगा कि या तो जिसको आप सवाल करें वो जवाब दे, या फिर जनता जवाब दे। हम श्रीदेव से बोले कि आप तो जनता जवाब दे चुकी है दिल्ली के अंदर, कई बार दे चुकी है, 3 बार दे चुकी है। मैं क्या प्रमाण दूं? जनता जनाब तो सबसे बड़ी मुख्य पूरे संविधान के अंदर 20 सेकंड में सर पूरा कर लीजिए बात, 20 सेकंड में। वो जवाब दे चुकी है, हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो हम कर चुके हैं, जिसको जनता ने अपनी मोहर लगाई है, उसको दोबारा उत्तराखंड के अंदर क्रियान्वित करना चाह रहे हैं। जनता के सामने खुलकर बोलना चाहते हैं कि जो दिल्ली में है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों यहाँ पर आए। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।